एनसीईआरटी बुक का है जो टॉपिक विद्युत चुम्बकीय तरंगें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये होती क्या है। तो यदि आप ये चित्र देख रहे हैं तो इससे इसकी परिभाषा बना सकते हैं। इसमें तीन चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। एक दिखाई दे रहा है इसका विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं ई से, है ना। और ये जो मैं लाल वाला ग्राफ बनाया हूँ ये विद्युत क्षेत्र का ज्या वक्र है। ज्या वक्र मतलब साइन का वक्र, जो साइन थीटा आप पढ़ते हो। यदि साइन थीटा को हम ग्राफ में दर्शाएं तो ग्राफ में इस तरह से ये चलता हुआ ऐसे, इसका मान धीरे धीरे बढ़ता है, फिर शून्य होता है, फिर विपरीत दिशा में जाता है। ऐसा वक्र किसके लिए होता है? साइन वक्र। तो ये विद्युत क्षेत्र तो है, लेकिन ये ज्यावक्रीय दोलन है। ज्यावक्रीय दोलन का मतलब कोई चीज इधर इधर हिलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? दोलन, ऑसिलेशन बोलते हैं। यहाँ भी देखो ये बीच वाली लाइन है तो ये ऊपर जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है? नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब इसमें दोलन हो रहा है। किसमें दोलन हो रहा है? विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है। ठीक इसी तरह से ये देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र को ऐसा नहीं समझना है कि ये इधर जा रहा है, इसको ऐसा समझना है कि ये इधर आ रहा है। माने ये तीन जो है अक्ष होते हैं जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ऐसी कंडीशन में है ये इस तरह से तीनों परस्पर कैसे हैं? लंबवत। ऊपर क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये जो है ये बाहर की ओर जो है वो कितना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो मैं वाई वाली लाइन बनाया हूं ये मैग्नेटिक फील्ड का है। ये नहीं समझना कि ये है। तो मैं पूछूं कि यहाँ का कोण कितना है ई और बी के बीच का? 90। इसको देखना नहीं है, समझना है कि ये बाहर आएगा। जैसे इसमें देखो यहाँ पूछूंगा तो आसानी समझ में आ जाएगा कि चलो ये एक्स है ये वाई है, इसके बीच का कोण कितना होगा? 90। पर इसमें 90 दिखता नहीं है क्योंकि लाइन को हम 3D कंडीशन में नहीं ला सकते हैं इस बोर्ड में, इसलिए इस तरह से है। ठीक है। तो दूसरा भाग हमारा चुंबकीय क्षेत्र का है जो मैं ग्रीन से बनाया हूं। ये किसको बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को। तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यावक्रीय है ना। अंग्रेजी में जो साइन है उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या। तो जो बी का मान है वो भी कैसा वक्र है? ज्या वक्र, साइनोसोडियल है ना। और जो विद्युत क्षेत्र है वो भी क्या है? ज्या वक्र है। और ये दोनों क्या हैं? लंबवत हैं। अब जो ये जो बीच वाली लाइन है ये तरंग की दिशा है। मतलब यहाँ पर तीन चीजें समझना है कि जो तरंग होती है ना, वेव का प्रोपेगेशन होता है, वो तीनों अलग अलग तरह का है। देख लेते हैं। यदि ये विद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है तो तरंग इधर जाएगी, इनके लंबवत जाएगी। तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है। अब समझ लेते हैं, कभी कभी एक नंबर में यही प्रश्न पूछ दिया कि एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र है, वाई दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो तरंग किस दिशा में होगी? जेड दिशा में होगी, तीसरे वाले में होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे एक ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? वेव। वेव की दिशा इनके परपेंडिकुलर होती है ना। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछ देता हूं, इसमें यदि आपको समझ में आया होगा। यदि विद्युत क्षेत्र जेड में है और चुंबकीय क्षेत्र एक्स में है तो वो तरंग की दिशा क्या है? वाई। जो इनमें नहीं है, तीनों में से जो नहीं वो कहलाएगा। तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। बस इसी से हमको इसकी परिभाषा बना देना है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बनेगी। देखना, इसमें देखते जाना। उसमें वे तरंगें जो विद्युत क्षेत्र है, और दूसरा बी माने क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। अब चित्र को देखो, वे तरंगें जो इसका नाम लो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के, फिर ये कौन से दोलन कहला गए? ज्यावक्रीय दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। ये क्लियर हो गया। इसके आगे थोड़ा बढ़ोगे तो ये तरंग है ना बनी होती हैं। ये दोलन एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत। माने विद्युत क्षेत्र यदि एक्स दिशा में जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है? वाई में, है ना। अच्छा, कंफ्यूजन ये भी हो रहा होगा कि अभी तक 10वीं तक पढ़ते थे तो एक्स यहाँ लिखते थे, है ना, वाई यहाँ हो गया, जेड यहाँ हो गया, उल्टा। तीनों में कोई फिक्स नहीं रहता है कौन एक्स है, कौन वाई है, कौन जेड है। किसी एक को एक्स मानना है, किसी एक को वाई मानना है, कोई किसी एक को जेड मानना। दिमाग में ये नहीं बैठाना कि जो इधर की लाइन होगी वही क्या है? एक्स है। नॉर्मली एक्स ही मानते हैं, पर दिमाग में फिक्स नहीं कर लेना है। तीनों में कोई भी नाम दे सकते हो आप। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो पहले आप लोग नाम लो, इसका नाम लो, वे तरंगें। पहले इसका नाम ले लेते हैं। वे तरंगें जो
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कौन से दोलन हैं, ज्यावक्री दोलनों से मिलकर बनी होती। ये दोलन आपस में कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। और जो तरंग संचरण की दिशा है इनके लंबवत होती है। जो जेड दिशा में ये जो बीच की लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये किसको बता रही है, तरंग को बता रही है। इसमें तीन चीजें हैं। अब इसमें तीन चीजें हो गई। ये जो हमारा ये है, ये क्या कहलाया, चुंबकीय क्षेत्र। ये वाला क्या कहलाया, विद्युत क्षेत्र। और ये वाला क्या कहला गया, तरंग। ऐसा समझ लो, तीनों चीज है ना। तो वे तरंगें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्री दोलन से बनी होती हैं, ये दोलन एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग का संचरण इन दोनों के लंबवत होता है। ऐसी तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो उसको मत देखो, चित्र से इसकी परिभाषाएं आपको बताना है। चलो बोल देना है आपको थोड़ा। वे तरंगें जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के ज्यावक्री दोलनों से मिलकर बनी होती हैं, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है। इसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं इसकी विशेषताएं। तो परीक्षा में कभी कभी 2 ही नंबर में आ जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किसे कहते हैं। तो यही परिभाषा हो जाएगी। चित्र ऑप्शनल है, एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप चाहें तो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते 2 नंबर में। ठीक है, लेकिन साथ में आ जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, इनके गुण लिखिए। कभी कभी संख्या लिख देता है कि 3 गुण लिख दीजिए, 4 गुण लिख दीजिए। और यदि ये ऐसा न लिखे, ऐसा लिख दे कि गुण लिखिए और 2 नंबर का आ जाए, तो कितना गुण लिखोगे आप, आपके दिमाग में बैठेगा कि 2। लेकिन मार्किंग आपके हिसाब से ये समझना चाहिए कि आधे आधे नंबर के रहते हैं ये सब। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा लिख के आ जाना चाहिए 1-2। जैसे 4 लिखना है तो बन रहा हो तो 5 लिख दो, कोई गलत होगा तो वो सही होता है। अच्छा, मैं एक दिन पूछ रहा था किसी से, शायद स्कूल में ऐसा बोले कि हमारे टीचर ये बोले हैं कि यदि 4 गुण पूछा है और तुम 5 लिख दिए हो, है ना, तो नंबर कट जाएगा। दूसरा, है ना। अच्छा, और दूसरा ये पूछे, सवाल देखो, दूसरा ये पूछे यदि ऊपर के जो सही सही हैं वो चेक हो जाएंगे, नीचे का भी सही है, मान लो ऊपर का नहीं, ऊपर के सुनो कितने लिखे हो, 5, और ऊपर से जो है पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत है, तो कितने नंबर मिलना चाहिए, 3 नहीं मिलेगा। लिखे कितने हो, 5, जरूरत कितने की है, 4 की। आपने पहले वाला गलत कर दिया तो दिमाग में ये बैठक, तो टीचर ये बोल दिए कि ऊपर के 4 भर चेक होगा, नीचे वाला चेक नहीं होता है। तो ये गलत धारणा नहीं बनाना है। चाहे जहां लिखोगे आप, सारे रूल्स रेगुलेशन आपके पक्ष में है। यदि उसी प्रश्न को आप 2 बार भी लिख देते हो तो जहां ज्यादा नंबर पाओगे उस नंबर का क्वेश्चन। ये नहीं कि पहले वाले में हम लिख दिए पहला प्रश्न, अब उसी प्रश्न को मैं लास्ट वाले में कर दिया हूं दोबारा, वहां आप 4 नंबर पा रहे हो, यहां 2 नंबर पा रहे हो, तो यहां पर जो है आपको 2 नंबर वाला छोड़ करके 4 नंबर का दिया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा लिखने से नंबर नहीं कटता है, ज्यादा गुण लिखो। यदि कोई गलत होता है तो फिर नीचे जो सही होगा उसको सही मान के नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं से पूछो जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं, वो अपनी अंतर की भावना कुछ भी व्यक्त कर देते हैं। ठीक, हाँ जी, चलो परिभाषा क्लियर हो गई। ठीक, अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है इसको देखते हैं। ये त्वरित आवेशों या दोलनी आवेशों से उत्पन्न होती है। त्वरित का मतलब होता है जिसका वेग बदलता हो। जैसे आप साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते समय आप जो है शुरू में चढ़ते हो तो इस साइकिल की स्पीड क्या होती है, धीरे, फिर धीरे धीरे उसको क्या करते हो, तेज करते हो, या फिर उसको क्या कर दो, धीरे कर दो, कुछ सामने आ गया और तेज बढ़ा लो। तो जब आपकी स्पीड चेंज होती है मतलब आप में त्वरण हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी आवेश हो, यदि आवेश की स्पीड घटती बढ़ती रहे तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। बड़ा सिंपल सा है, आवेश का मान बदलो, उसकी गति में परिवर्तन करो तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी। सिंपल सा, ये मेरे पास रिमोट है, इसमें भी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। एक सेल लगा है, जब मैं कोई बटन दबाता हूं तो इसके अंदर आवेश उत्पन्न होते हैं। आवेश ऐसे ऐसे हिलना डुलना चालू कर दी, गति करने लगे, तो इससे क्या उत्पन्न होती, तरंगें। तरंगें यहां तक पहुंचती है, बेचारा कैच कर लेता है कि हाँ आई मेरी तरंग। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक, हाँ,
तो ये 1 नंबर में यही खाली स्थान में पूछ देते हैं, इसके सारे इंपॉर्टेंट है, ये भर मत ध्यान देना कि यार 4 ठो तो आएगा, 4 ठो कर लेंगे बाकी छोड़ देंगे, पर ये खाली स्थान में आ जाएगा तो, है ना। तो खाली स्थान में, विकल्प में, सत्य असत्य में कैसे भी आ जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर पैटर्न में आता है। तो देखो ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेशों से, या किससे उत्पन्न होती हैं, दोलनीय आवेशों। तो इसको डिकोड कर लेना, ये त्वरित आवेशों या दोलनीय आवेशों से उत्पन्न होती हैं। और दोलन समझते हो, दोलन का मतलब इधर उधर हिलना डुलना, ठीक है। फिर ये ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, है ना। तरंग क्या है, तरंग की परिभाषा है जो ऊर्जा का स्थानांतरण करे और द्रव्य का स्थानांतरण, मैटर का स्थानांतरण न करे, एनर्जी का ट्रांसफर करे, उसे हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलते समय मुंह से तरंगें निकल रही, ऊर्जा निकल रही, वो आपके पास आ रहा है। मेरे अंदर का कोई भाग, कि चलो यहाँ से एक दिन बोला तो लीवर निकल के चला गया, एक दिन बोला तो हार्ट निकल के चला गया, एक दिन कुछ ऐसी चीज निकल के जाती हो, ऐसा कुछ नहीं। तरंगें सिर्फ किसका स्थानांतरण करती हैं, ऊर्जा का। यदि ये ट्यूबलाइट जल रही है तो ये प्रकाश निकल रहा है, माने इससे क्या निकल रहा है, ऊर्जा। यदि इससे द्रव्यमान निकलता है तो आज 10 साल से लगी है, दुबली हो जाना चाहिए, इसको पतली हो जाना चाहिए, पर नहीं हो रही, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करती हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। इनमें रेखीय संवेग होता है। रेखीय संवेग का मतलब यह होता है कि एक बार इनको गति मिल जाए तो उस गति से वो आगे बढ़ती रहती हैं, बार बार आपको धक्का देने की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही है जैसे आप साइकिल में पैडल मार देते हो, थोड़ी देर फिर बात करते रहते हो, हाथ पैर शांत रहता है, फिर भी वो क्या होता है, साइकिल आगे बढ़ती रहती। यदि घर्षण वर्षण ना हो तो लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। एक पक्षी को देखो, वो ऐसे ऐसे पंख फड़फड़ाता है कुछ देर, फिर सीधे ऐसे उड़ता। पंख फड़फड़ाता है क्या, नहीं फड़फड़ाता है, मतलब अब उसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। सूर्य से एक बार धक्का मिल गया कि तरंग तुम जाओ, बीच में फिर धक्का देने वाले बीच में नहीं, धक्का मार मार हम बढ़ाएंगे, ऐसे को हम क्या बोलते हैं कि रेखीय संवेग होता है। मतलब इनमें क्या होता है, रेखीय संवेग। एक बार इनको वेग मिल गया तो एक रेखा में ये कैसे होंगे, सीधे सीधे भागते चले जाएंगे। जैसे पेन ही है, मैं इसको ऐसे फेंका तो इसका मतलब एक बार बल लगाया, ये आगे बढ़ रही है, बीच में बल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, इसमें क्या आ गया, रेखीय संवेग। बल हटाने के बाद जब उसमें वेग रहा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय संवेग। तो इनमें क्या होता है, रेखीय संवेग होता है, माने लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, ये प्रकाश के वेग से गति करती हैं। इनकी गति इतनी सरल नहीं होती। जैसे मैं बोला कि रिमोट में जो तरंग है यही तरंगें निकलती हैं, तो इनकी स्पीड जो होती है वो प्रकाश के स्पीड के क्या होती है, बराबर होती है ना। तो इसीलिए जो आपका मोबाइल यूज होता है उसमें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें ही यूज होती हैं। तो इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती, किलोमीटर में बदलें तो इतना हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है ये प्रकाश चलता है, उस स्पीड से ये तरंगें भी चलती हैं, ठीक है। माने 1 सेकंड में आप चंद्रमा तक पहुंच सकते हो, इतनी स्पीड है। यदि आपके पास एक टार्च हो जिसकी ताकत ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ से टार्च मारोगे, टार्च का प्रकाश मारोगे तो 1 सेकंड में वो कहाँ पहुँच जाएगा, चंद्रमा के। हालांकि वो 3.5 लाख किलोमीटर के आसपास है, पर 1 सेकंड कुछ टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना। 1 सेकंड में उतना दूर पहुंच जाएगा। तो ये तो धरती है यार, ये तो पता नहीं 7-8 बार चक्कर लगा लेगा हम, यदि हम कोई तरंग छोड़ेंगे तो 7-8 बार। जब आप मोबाइल से फोन लगाते हो ना, उससे तरंग निकलती है, उस तरंग की स्पीड क्या होती है, प्रकाश के वेग के बराबर होती है। वो 7 बार 1 सेकंड में 7-8 बार घूम सकती है, धरती का चक्कर लगा सकती, इतना स्पीड। हाँ, मोबाइल का जो तरंगें निकलती हैं जो भी, है ना। हाँ, अब देखो ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, है ना। माने इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज है तो इसको माध्यम की आवश्यकता है। हवा ना हो और मैं बोलूं तो मेरा मुंह भर चलता दिखाई देगा, ठीक है। आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। या मुझे कांच के अंदर बंद कर दो, अब मैं वहां से बोलना चालू करूंगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है, मीडियम चाहिए इसके लिए। लेकिन लाइट के लिए
इन तरंगों के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। देखो हम चंद्रयान भेज दिए, मंगलयान भेज दिए, बहुत सारे सैटेलाइट लगाए हैं, सैटेलाइट अंतरिक्ष में है जहां हवा नहीं है, फिर भी हम उसको कंट्रोल करते हैं, वहां आदमी नहीं बैठा है। आप जीपीएस चला लिए, इंटरनेट चला लिए, मोबाइल चला लिए, आदमी बैठता है कि इसका फोन आ रहा है मैं इसको भेज दूं, नहीं, सारा कुछ किससे हो रहा है? तरंगों से हो रहा है। तो उन तरंगों के लिए वहां कोई मीडियम बैठा है क्या? नहीं बैठा है, वहां कोई मीडियम नहीं, इसको चलने के लिए कोई मीडियम। सूर्य से प्रकाश आ रहा है, सूर्य से गर्मी आ रही है, क्या मीडियम है बीच में? धरती में आते तभी भर मीडियम है ना। धरती का जो त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, उसके बाद तो वहां पर पूरा क्या है? खाली है यार। त्रिज्या हो गई, वायुमंडल हो गया, तो वायुमंडल मान लो 40,000 किलोमीटर के एरिया में जो फैला है पृथ्वी का वायुमंडल, उसके बाद वहां कुछ नहीं है। ठीक, तो इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कैसे गति करते हैं? लंबवत। परिभाषा में था ना, ये विद्युत क्षेत्र जहां होगा, चुंबकीय क्षेत्र जहां होगा, उसके कैसे गति करेंगी? ये लंबवत, परपेंडिकुलर जाएंगी। जो इसकी ऊर्जा होती है E बराबर क्या होती है? एच न्यू। मतलब ये है कि जितनी अधिक आवृत्ति होगी तरंग की, उसकी ऊर्जा उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। मैं बोलूं कि इस रिमोट से यदि मैं रोड से इस टीवी को ऑन करूं तो नहीं होता है, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें तो उत्पन्न हो रही हैं, पर उसकी आवृत्ति कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो कैसे पहुंचेगा? जैसे मैं बोलूं चलो यार 10 किलोमीटर सभी लोग दौड़ो, है ना, तो जिसके पास एनर्जी होगी दौड़ लेगा, जिसको ना बीच में ही गिर जाएगा। तो ऐसे ही है कि इनके पास भी जो एनर्जी का पैमाना है किससे लेते हैं? आवृत्ति से लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये तरंगें हैं। इसके बाद यहां पर मैं समझूं कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका समीकरण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का समीकरण तो हम इसको ऐसा लिखते हैं E, और यहां क्या लिख दिया हूं? X, तो इसके नीचे क्या लिख दिया? X। आप इसमें फ्री हो, जरूरी नहीं है कि मैं यहां Z लिखा हूं, यहां X लिखा हूं, यहां Y लिखा हूं, तो आप यही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। यदि यहां पर Y लिखे होते तो मैं यहां पर क्या लिख देता? EY। Z लिखे होते तो EZ। ठीक है, मैं क्या लिखा हूं? X। तो आपको चित्र में ये याद करके नहीं ध्यान देना ना यार, Z कहां था, X कहां था, Y कहीं भी लिख देना। ठीक है, तो EX बराबर ये, जैसे हम ये फार्मूला बनाए थे, I बराबर क्या? I0 sin ओमेगा t। बस इसी तरह का फार्मूला लगभग ये भी है। तो E बराबर ये क्या हो जाएगा? साइन, और यहां पर ये होता है kz माइनस ओमेगा t। ये Z वो दिशा लिखी जाती है जो ये तरंग की दिशा होती है। यदि आप यहाँ x लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, kx आ जाएगा। अब दूसरा, यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र का लिखना चाहूँ तो ये होता है bx इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा b0 फिर साइन, और ये हो गया kz माइनस ओमेगा t। सिर्फ इसमें अंतर है, ये x का नहीं है यार, किसमें गया है? ये y में। ये किसमें गया है? y में। यहाँ जो k है, k बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, है ना। इसको हम तरंग संख्या बोलते हैं, तरंग संख्या, वेव नंबर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यदि मुझे इसका वो निकालना हो वेग, तो ये होता है E0 अपॉन B0, ये भी सूत्र होता है। ठीक है, और साथ में 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट भी होता है, और साथ में ओमेगा अपॉन के भी होता है। ये सिर्फ जानने के लिए है, माने वेग का यदि आपको पता लगाना हो तो इन सूत्रों से इसका वेग का पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, थोड़ा सा देखना, c का मान दुनिया में सबसे ज़्यादा है, प्रकाश के वेग से अधिक अभी तक कोई वेग नहीं है, उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। इसमें किसका मान अधिक होना चाहिए? E0 और B0 में किसका मान अधिक होना चाहिए, किसका मान कम होना चाहिए? E0 ऊपर है, इसका मान मुझे ज़्यादा चाहिए, तो E0 का मान क्या होना चाहिए? अधिक। तो पूछता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन में चुंबकीय क्षेत्र की भी जरूरत होती है, विद्युत क्षेत्र की भी जरूरत होती है, उसमें किसका मान अधिक है, किसकी भूमिका अधिक है? किसकी है? विद्युत क्षेत्र की भूमिका कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक,
क्लियर हो गया इतना? तो चलो अभी मैं थोड़ा सा आप लोग से थोड़ा थोड़ा